हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग जुआन यू को हराने के लिए बहुत ही चालाकी के साथ अपने डार्क क्लोन और शाओ किंग को उस फॉर्मेशन से बाहर भेज चुका था और बाहर की तरफ उन दोनों ने मिलकर डीमन लॉर्ड जुआन चा के साथ साथ उसके एंसेस्टर को भी मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे उन्हीं दोनों का रूप लेते हुए जुआन यू को खत्म करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ पे जुआन यू को खत्म कर पाते उससे पहले जुआन यू वहाँ पे उनके गंदे इरादे जान जाती है और वो जल्दी से अपने ट्रू एंशिएंट एंसेस्टर को वहाँ पे समन करती है। यानी कि जुआन यू तो बस एक प्यादा था, असली एंशिएंट एंसेस्टर तो एंसेस्टर केज था, जो कि हकीकत में शाओ किंग का पुराना दुश्मन भी था, क्योंकि शाओ किंग की ऐसी हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि एंसेस्टर केज ही था। जिसे देखकर तो शाओ किंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एंसेस्टर केज शाओ किंग को वहाँ पे देखकर एक ईवल स्माइल करते हुए शाओ किंग से कहता है, पिछली बार मैंने तुम्हारी पैरामोडियल सोल को तो जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। एंसेस्टर केज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ किंग भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए लिक्विडेशन ऑफ जे डिस्क से बाहर निकल आता है और वहाँ पे अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल क्लोन्स बनाते हुए एंसेस्टर केज से कहता है, खत्म तो आज मैं तुम्हें करूंगा। और ये कहकर शाओ किंग अपने सभी स्पिरिचुअल क्लोन्स को लेकर एंसेस्टर केज के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन शाओ किंग को वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए देखकर एंसेस्टर केज बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो उल्टा वहाँ पे शाओ किंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अपनी इस मामूली सी टेक्निक से मेरा मुकाबला कर सकते हो? और ये कहकर एंसेस्टर केज वहाँ पे अपनी स्टिक को उठाकर अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे काफी सारे स्पिरिचुअल सी मोस्टर्स को समन कर लेता है, जहाँ वो सी मोस्टर्स एक एक करके आगे बढ़ते हुए शाओ किंग के सभी स्पिरिचुअल क्लोन्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें खत्म करना शुरू कर देते हैं। और आखिर में एक सी मोस्टर शाओ किंग के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे बेचारा शाओ किंग वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाता और वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके चलते वो उड़ता हुआ सीधे नीचे जमीन पे आ गिरा था। पर शाओ किंग को वहाँ पे अपनी इंजरीज की कोई भी चिंता नहीं थी, उसे तो उल्टा वहाँ पे गुस्सा आ रहा था कि वो इस घटिया पर्सन का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा। इसलिए शाओ किंग वहाँ पे गुस्से से अपने आप को ही खुजाते हुए कहता है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वहीं शाओ किंग की ऐसी हालत देखकर एंसेस्टर केज उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, शाओ किंग, अभी तक तुम सही से गॉड किंग रियलम तक भी नहीं पहुंचे हो और चले थे मुझसे टकराने। मैं गॉड वल्नरेबल रियलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे चुटकियों में मसल सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ पे शाओ किंग को कोई भी मौका दिए बगैर अपनी स्पिरिचुअल डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए शाओ किंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिससे पहले तो शाओ किंग वहाँ पे खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा देर तक खुद को नहीं बचा पाता और देखते ही देखते एंसेस्टर केज वहाँ पे अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए शाओ किंग को पूरी तरह से जकड़ चुका था। जिसके बाद एंसेस्टर केज शाओ किंग की पैरामोडियल सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एनर्जी को एक ही जगह पे इकट्ठा करते हुए एक सी स्फीयर को समन कर चुका था, जिसे देखकर तो एक पल के लिए शाओ किंग भी वहाँ पे घबरा जाता है, जो देखकर एंसेस्टर केज के फेस के ऊपर आई हुई स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पे और ज्यादा समय जाया किए बगैर अपने उसी स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए शाओ किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, लेकिन वो खतरनाक अटैक वहाँ पे शाओ किंग को हिट कर पाता। उससे पहले लिन फेंग वहाँ पे एक्शन लेते हुए एक बार फिर से अपनी ट्रू ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते एम्परर डोंगजी की धर्मा बॉडी वहाँ पे समन होते हुए अपने एक ही अटैक के साथ उसी स्फीयर को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही साथ एम्परर डोंगजी ने वहाँ पे शाओ किंग को भी आजाद करवा दिया था। जिसके बाद शाओ किंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके जायंट एप में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा गुस्से की जरूरत होती है और क्योंकि अभी के लिए शाओ टियान बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन भी उतनी ज्यादा पावरफुल निकल कर बाहर आती है। जबकि शाओ किंग के इस खतरनाक रूप को देखकर एंसेस्टर केज वहाँ पे घबराने की बजाय उल्टा शाओ किंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, शाओ किंग मेरे दोस्त, तुम्हारी हालत तो मेरी सोच से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। तुम तो सही से गॉड किंग रियलम की पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो और उसके बावजूद भी तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि तुम अपनी सोल को बंद करते हुए यहाँ पे मेरा मुकाबला कर सकते हो। इससे ज्यादा भला बेवकूफी की क्या बात होगी। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपनी पूरी की पूरी सोल लाइफ एनर्जी दांव पर क्यों लगा दो, उसके बावजूद भी तुम मेरा मुकाबला करने के लिए गॉड वल्नरेबल रियलम तक नहीं पहुंच सकते। और ये कहकर एंसेस्टर केज वहाँ पे अपने ड्रैगन सी मोस्टर का इस्तेमाल करते हुए शाओ किंग के ऊपर दोबारा से हमला करवा देता है, जो कि जल्दी से आगे बढ़कर शाओ किंग को कंट्रोल करने के लिए उसे वहाँ पे चारों तरफ से जकड़ लेता है। पर शाओ किंग जो कि अभी के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो उस ड्रैगन सी मोस्टर का सर पकड़कर उसे नीचे जमीन पे पटकते हुए खुद उसके ऊपर कूदने लगा था और देखते ही देखते शाओ किंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए उस ड्रैगन सी मोस्टर के 2 टुकड़े कर चुका था। जिसके बाद शाओ किंग उसे वहाँ पे उठाकर एंसेस्टर केज की तरफ फेंक देता है, जिससे एंसेस्टर केज वैसे तो बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है, पर शाओ किंग की सरकत के साथ ही उसे वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल डिमोनिक चेंज को एक्टिवेट करते हुए शाओ किंग से कहता है, मुझे लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर वो दोबारा से अपनी उन्हीं डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करके शाओ किंग के ऊपर हमला करते हुए उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। इवन उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि शाओ किंग दोबारा से वहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, जिसका मतलब था कि अभी के लिए शाओ किंग वहाँ पे जाकर भी उसकी डिमोनिक चेंज
एक्सपीरियंस का मुकाबला नहीं कर सकता। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ऐसा टकीश तो वहाँ पे शाओकिंग के ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए उसे वहाँ पे अपनी डेमोनिक चेंज की मदद से थंडर लाइटनिंग के झटके देने लगा था, जिसके चलते तो शाओकिंग की हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। और बेचारे शाओकिंग की ऐसी हालत देखकर ऐसा टकीश उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो चुके होगे। खैर ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे तुम्हें पूरी तरह से हरा कर तुम्हारी इस पैरामॉडल स्पिरिट को रिफाइन करूंगा, जिसके बाद तुम बनोगे मेरे सबसे पावरफुल गुलाम, जिसके बाद तुम बिल्कुल एक पपेट की तरह मेरा हर अच्छा बुरा काम किया करोगे। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए शाओकिंग के पैरामॉडल स्पिरिट को और भी ज्यादा जगाना शुरू कर देता है, जिसके चलते बेचारा शाओकिंग डर के बारे और भी ज्यादा चिल्लाने लगा था। तभी ऐसा टकीज वहाँ पे एक बार फिर से अपने सी मॉन्स्टर को समन करके उसे वहाँ पे शाओकिंग की पैरामॉडल सोल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे भेज देता है। पर वो सी मॉन्स्टर शाओकिंग के पास आ पाता उससे पहले लिनफेंग वहाँ पे जल्दी से चिल्लाते हुए शाओकिंग से कहता है, सीनियर शाओकिंग आपको याद है ना जिस मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकिंग वहाँ पे जल्दी से मंकी किंग वाले बाल को बाहर निकाल कर चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडफादर आपका ग्रैंडसन खतरे में है, प्लीज आकर मुझे बचाइए वरना आज मैं यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। वहीं तब तक हम देखते हैं कि लगातार थंडर लाइटनिंग के झटकों की वजह से शाओकिंग के बालों का कलर भी वहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया था और ऊपर से वो सी मॉन्स्टर भी वहाँ पे शाओकिंग के ऊपर हमला करने के लिए उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था। लेकिन वो सी मॉन्स्टर वहाँ पे शाओकिंग को खा पाता उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का पूरा माहौल बदलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा बोतल बनने लगा था, जिसके अंदर से मंकी किंग की जेंट स्टिक निकल कर बाहर आती है, जो कि सीधा वहाँ पे उसी सी मॉन्स्टर के ऊपर आकर गिरती है, जिसके साथ ही उस सी मॉन्स्टर का खेल तो वहीं पे खत्म हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मंकी किंग की स्टिक से निकलने वाला ओरा प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से टकीज भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था। इवन उस सोलो को महसूस करके ही हम देखते हैं कि बेचारा टकीज की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वहीं अपने असरटक को तो इस तरह से घबराते हुए देखा तो बेचारी ज़ोन यू की हालत तो और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये खतरनाक ओरा किसका है जिससे मेरे एंशिएंट एंसेस्टर भी डर रहे हैं। तभी आसमान के बीचों बीच एक जायंट पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से मंकी किंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए निकल कर बाहर आता है। और बाहर आते साथ ही वो वहाँ पे अपनी गोल्डन स्टिक को उठाते हुए खोल टून में कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पे बुली करने की। और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल ओरा को रिलीज कर देता है, जो कि एंसेस्टर की स्पिरिचुअल डिमोनिक चेंज को डिस्ट्रॉय करते हुए शाओकिंग को आजाद करवा चुका था। जो देखकर जहाँ एक तरफ शाओकिंग तो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ बेचारे एंसेस्टर के तो वहाँ पे होश ही उड़ चुके थे। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मंकी किंग यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी मंकी किंग वहाँ पे शाओकिंग को डांटते हुए कहता है, बेवकूफ कहेंगे, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि एंशिएंट वार में हिस्सा मत लेना, उसके बावजूद भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी और देखा अब तुमने उसका क्या परिणाम हुआ। तुम्हें हजारों सालों तक एक पत्थर के अंदर ट्रैप रहना पड़ा। और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ शाओकिंग को वहाँ पे पूरी तरह से हील कर देता है, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे शाओकिंग की थोड़ी बहुत पावर को भी बढ़ा देता है। और साथ ही साथ वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए शाओकिंग से कहता है, मुझे उम्मीद है तुमने अपनी पिछली गलती से थोड़ा बहुत सबक सीख लिया होगा। जिसपे शाओकिंग अपने ग्रैंडफादर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, ग्रैंडफादर मैं आपका ग्रैंडसन हूँ, मुझे भी आपकी तरह यूनिवर्स में अपना नाम बनाना है, तो फिर भला मैं आपके पीछे छुपकर कैसे रह सकता था। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा, मैं भी आपकी तरह हमारे यूनिवर्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने ग्रैंडसन शाओकिंग की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग को वहाँ पे काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बनावटी गुस्सा होते हुए शाओकिंग से कहता है, मुझे पता ही था तुमने अपनी गलती से कुछ भी नहीं सीखा होगा, तुम हमेशा बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। खैर जो भी है, अच्छी बात यह है कि तुम जिंदा हो और मेरे लिए यही काफी है। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकिंग भी वहाँ पे हंसने लगा था। इसी बीच मंकी किंग की नजर वहाँ पे एम्परर डोंगजी की धर्म बॉडी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर मंकी किंग वहाँ पे धर्म बॉडी की तारीफ करते हुए कहता है, इस धर्म बॉडी को ट्रू ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, जिसके चलते ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन लिनफेंग माफ करना, ये धर्म बॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि ये अभी के लिए तुम्हारे ओपोनेंट का मुकाबला कर सके। मुझे खुशी है तुमने मेरे ग्रैंडसन की मदद की और तुमसे जो हो सका तुमने उसे बचाने के लिए किया, पर अब ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब मैं देखता हूँ कौन तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुंचा पाता है। मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए एम्परर डोंगजी की ब्लड लाइन स्पिरिट को वापस से अपने अंदर संभाल लेता है, जो देखकर मंकी किंग वहाँ पे एक बार फिर से लिनफेंग के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, अगर तुम ना होते तो शायद मैं अपने ग्रैंडसन शाओकिंग से दोबारा कभी भी ना मिल पाता। तुमने न सिर्फ उसे कैद से आजाद करवाया बल्कि उसकी मदद भी की, मैं तुम्हारी आसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए मंकी किंग से कहता है, ये तो मेरा फर्ज था, वैसे भी सीनियर शाओकिंग ने भी अब तक मेरी काफी ज्यादा मदद की है। जिसपे मंकी किंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे पीछे पलट कर एंसेस्टर केज की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में कहता है, तो तुम हो वो जो कि मेरे ग्रैंडसन को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे अपनी डिवाइन स्टिक को लेकर एंसेस्टर केज की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर एंसेस्टर केज वहाँ पे घबराते हुए खुद से ही कहता है, ये बुढ़ाऊ बंदर अभी तक भी जिंदा कैसे है? मुझे तो लगा था कि ये एंशिएंट वार के दौरान मारा गया था, लेकिन ये अगर अभी
तक भी जिंदा है तो इसका तो मतलब है कि ये पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा, जिसके चलते तो ये मुझे चुटकियों में मसल देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अगर मुझे खुद को यहाँ पे इसके हाथों से बचाना है तो मुझे यहाँ पे बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। कहीं बेचारा सटाकेज अभी तक वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी मंकी किंग वहाँ पे बिल्कुल उसके सामने पहुंच जाता है और उसके ऊपर झुकते हुए गुस्से से कहता है, मैंने क्या पूछा है तुमसे? क्या तुम ही मेरे ग्रैंडसन को अपना गुलाम बनाना चाहते थे और तुमने एंशिएंट वार के दौरान उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था? मंकी किंग को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर तो बेचारा सटाकेज वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुका था, पर वो वहाँ पे मंकी किंग की नजरों में अच्छा बनने के लिए मंकी किंग से कहता है, ग्रेट सेज, मुझे माफ कीजिएगा। शाओ किंग और मैं दोनों एक दूसरे के बहुत ही पुराने ओपोनेंट्स हैं। एंशिएंट वार के दौरान भी बस हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे थे। वैसे तो मेरा इसको मारने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन ये खुद ही मेरे उस खतरनाक अटैक से नहीं बच पाया। पर आप खुद ही सोचिए, अगर मैं इसे खत्म करना चाहता तो इसकी पैरामोडियल सोल को भी पूरी तरह से खत्म कर देता। और रही बात आपके ग्रैंडसन को गुलाम बनाने की, तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो महान मंकी किंग का ग्रैंडसन है, तो भला मैं ऐसा कुछ कैसे सोच सकता हूँ? आपको जरूर से कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस अपने पुराने राइवल शाओ किंग के साथ मजाक कर रहा था। सटाकेज की ये बात सुनकर मंकी किंग वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए उससे कहते हैं कि तुम मक्खन लगाना काफी अच्छी तरह से जानते हो, पर माफ करना, मैं तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद देखा, तुमने मेरे ग्रैंडसन शाओ किंग के ऊपर हमला करते हुए उसकी सोल को रिफाइन करने की कोशिश की, जिसकी सजा तो अब तुम्हें मिलकर रहेगी। और क्योंकि तुमने मुझे मैनिपुलेट करने की बहुत ज्यादा अच्छी कोशिश की है और साथ ही तुम खुद को मेरे ग्रैंडसन का राइवल बता रहे हो, तो मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें अपने ऊपर पहला अटैक करने का मौका भी देता हूँ। अगर तुम अपने पहले अटैक के साथ मुझे खत्म कर दो तो तुम खुद को बचा लोगे, क्योंकि दूसरा अटैक मेरा होगा और मेरे अटैक को झेल पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये कहकर मंकी किंग अचानक से वहाँ पे अपनी डिवाइन स्टिक को नीचे जमीन पे पटक देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर रिलीज होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे सटाकेज के साथ साथ जुआन यू के लिए भी कलर रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। वहीं देखते ही देखते उस डिवाइन स्टिक का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, जिसका साइज जैसे ही वहाँ पे बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि बेचारी जुआन यू के ऊपर और प्रेशर भी उतना ही ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते तो वो पूरी तरह से वहाँ पे नीचे जमीन के साथ चिपक चुकी थी, जो देखकर वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से सटाकेज को अपनी मदद के लिए बुलाती है। पर बेचारे सटाकेज की तो अपनी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जो देखकर जुआन यू अचानक से वहाँ पे गुस्सा होते हुए सटाकेज से कहती है, सिस्टर, मुझे पहले से ही पता था, अगर मैंने इस मिशन में आपका साथ दिया तो मेरा मरना तय है। और यकीन मानिए, मुझे अपने मरने का कोई भी गम नहीं है। बस आपको मुझसे एक बात का वादा करना होगा, भले यहाँ पे मेरी जान क्यों न चली जाए, आपको मेरे लिए उस घटिया बर्ड शाओटियान को जान से मारना होगा। जब आप उस घटिया शाओटियान को मारोगे तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, इसलिए उसे खत्म करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। पर इससे आगे बेचारी जुआन यू वहाँ पे कुछ भी कह पाती, उससे पहले मंकी किंग वहाँ पे अपनी जायंट डिवाइन स्टिक का इस्तेमाल करते हुए जुआन यू के ऊपर हमला करके उसका खेल वहीं पे खत्म कर चुका था। जो देखा तो बेचारा सटाकेज वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जो देखकर मंकी किंग वहाँ पे कोल्टून में उससे कहता है कि कहाँ भागे जा रहे हो, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी? और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे अपने सुप्रीम लोटस फ्लावर को बाहर निकालता है, जिससे वो वहाँ पे सटाकेज को पकड़ने के लिए उसके पीछे भेज चुका था। और वो सुप्रीम लोटस फ्लावर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने देखते ही देखते वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर अंदर बेचारे सटाकेज को वहाँ पे पूरी तरह से अपने अंदर ट्रैप कर लिया था। और सटाकेज जो कि वल्नरेबल गॉड एलम के पीक पे था, वो चाहकर भी वहाँ पे खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सुप्रीम लोटस फ्लावर कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। खैर मंकी किंग वहाँ पे अपने सुप्रीम लोटस फ्लावर को वापस अपने पास बुलाते हुए कोल्टून में सटाकेज से कहता है, मैं तो तुम्हें एक वॉरियर की तरह अच्छी मौत देना चाहता था, लेकिन यहाँ से भागकर तुमने खुद ही अपने लिए इस भयानक मौत को चूज किया है, तो आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर सटाकेज वहाँ पे घबराते हुए कहते नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहा तो ये मंकी किंग तो मुझे तड़पा तड़पा के मारेगा। और ये कहकर वो अपने एंशिएंट हेडिस पैलेस के एंशिएंट एम्परर को अपनी मदद के लिए बुलाता है। वो अपने एंशिएंट एम्परर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, एम्परर, अगर अभी आपने कुछ ना किया तो मैं यहाँ पे जान से मारा जाऊंगा। वहीं वो एंशिएंट एम्परर जो कि किसी और स्पेस रियलम के अंदर मौजूद था, वो अचानक से अपने डिसेंडेंट की बात सुनकर वहीं पे रुक जाता है और वहीं से चिल्लाते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसेंडेंट को मारने की? तुम जो कोई भी हो, तुम्हें शायद पता नहीं है, वो मेरे हेडिस पैलेस का डिसेंडेंट है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मेरा हेडिस पैलेस तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे क्लैन का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन अभी वो एंशिएंट एम्परर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से उस स्पेस रियलम के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से मंकी किंग बाहर निकलकर उस एंशिएंट एम्परर के सामने आते हुए उससे कहता है, क्या तुम मुझे मेरे क्लैन के साथ खत्म करने की धमकी दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारे डिसेंडेंट को खत्म करने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ। वहीं जैसे एंशिएंट एम्परर की नजर मंकी किंग के ऊपर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। हालांकि वो एंशिएंट एम्परर भी मंकी किंग की तरह एक पैरामोडियल बीइंग था, लेकिन फिर भी वो मंकी किंग को देखकर घबरा रहा था। तभी मंकी किंग वहाँ पे अपनी डिवाइन स्टिक का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट एम्परर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है, जिससे वो एंशिएंट एम्परर भी वहाँ पे अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोक चुका था। जो देखकर मंकी किंग वहाँ पे अपनी फिंगर का इस्तेमाल करते
करते हुए अपनी डिवाइन गोल्डन स्टिक की पावर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिसके चलते तब उस एंशिएंट एसेटा के लिए वहाँ पे उस अटैक को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी पाम टेक्निक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो खुद भी कह सकते हुए काफी पीछे चला गया था और साथ ही थोड़ा घायल भी हो चुका था। ये सब कुछ मंकी किंग ने वहाँ पे सिर्फ अपनी एक फिंगर से किया था। इसी वजह से तो बेचारा वो एंशिएंट एम्परर मंकी किंग को देखकर इतना ज्यादा घबरा रहा था। अब उस धमाके का फायदा उठाकर वो एंशिएंट एम्परर वहाँ पे अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा वो एंशिएंट एम्परर वहाँ से भाग पाता उससे पहले मंकी किंग वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चारों तरफ एक डोमेन फील्ड को क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर वो एंशिएंट एम्परर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। जो देखकर मंकी किंग वहाँ पे मुस्कुराते भी उससे कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग जाओगे। और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे अपनी रोफिस टेक्निक की मदद से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देता है, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से मल्टीपल शैडो बम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस रोफिस टेक्निक का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मंकी किंग वहाँ पे अपने हाथ को हल्का सा झटका देता है तो उसकी रोक फिस्ट वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ एंशिएंट एम्परर के सभी हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा एंशिएंट एम्परर के ऊपर प्रेशर डालने लगी थी, जिसे संभालने के लिए बेचारे एंशिएंट एम्परर को वहाँ पे अपना पूरा दम लगाना पड़ रहा था। पर अपना पूरा दम लगाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस रोक फिस्ट का मुकाबला नहीं कर पाता, जिसके चलते वो रोक फिस्ट उसे वहाँ पे नीचे जमीन पे पटकते हुए उसे पूरी तरह से कुचल देता है, जिसके साथ ही एंशिएंट एम्परर का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन जैसे वो वहाँ पे खत्म होता है तो मंकी किंग को वहाँ पे एहसास होता है कि ये तो उसकी ट्रू बॉडी थी ही नहीं, बल्कि ये तो बस उसकी मचसफुल बॉडी थी। जो देखकर मंकी किंग वहाँ पे जोर से हंसते हुए कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद को मुझसे बचा लोगे? मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे छुप पाते हो। और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे अपनी डिवाइन आइस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट एम्परर को वहाँ पे चारों तरफ ढूंढने लगा था। और जैसे ही मंकी किंग को वहाँ पे उसकी लोकेशन मिलती है तो मंकी किंग वहाँ पे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट एम्परर की ट्रू बॉडी के ऊपर दूर से वहाँ पे एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि उस एंशिएंट एम्परर ने वहाँ पे अपनी ट्रू बॉडी को एक कॉफिन के अंदर छुपा रखा था। जैसा कि आमतौर पर हेडेस पैलेस के लोग किया करते हैं, ये लोग अपनी ट्रू बॉडी को अपने कॉफिन के अंदर छुपा के रखते हैं और अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल बॉडीज को पूरे यूनिवर्स के अंदर फैला रखा होता है, ताकि अगर कोई उनके ऊपर जानलेवा अटैक कर भी देता है तो उनकी ट्रू बॉडी सलामत रहे। पर आज उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि उसका मुकाबला हो रहा था मंकी किंग के साथ, जो कि वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट एम्परर के कॉफिन के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जो कि जैसे ही जाकर उस कॉफिन के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और उस खतरनाक धमाके को देखकर तो आसपास मौजूद सभी कल्टिवेटर्स डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब इसका अगला पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि मैं कल सुबह ही अपलोड कर दूंगा। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगले एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।